हेलो माय फ्रेंड्स। अच्छा बच्चे, एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि एनसीईआरटी में कोई बात गलत लिखी हो? क्या पॉसिबल है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिएक्शन के बारे में जो बहुत सालों तक एनसीईआरटी में गलत थी, उसके बाद उसको पहचाना गया, उसे ठीक किया गया। तो ऐसी रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और जिस टाइप की रिएक्शन की बात आज हम करने वाले हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि इस रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक छोटी सी बात करते हैं कि मैं आपको एग्जाम्पल दिए जाऊंगा, आप आराम से सुनिए और फिर जिस फॉर्म में आपको रिएक्शंस पता होने चाहिए उसकी बात करेंगे, उसे एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद में उस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को हम पहचानते कैसे, वो चेक करते हैं। चलिए, सपोज आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें एक ग्रुप है और इस ग्रुप का आपको हम आज तक अच्छे से समझते आए हैं, इसका नाम है कार्बोनाइल ग्रुप। लिख देता हूं। तो ये आपका बहुत आराम से पहचान सकते हैं, हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। और इस ग्रुप में आप ये भी समझते हैं कि इस ग्रुप में एक पोलैरिटी होती है, O पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव होता है और C पर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होता है। लेकिन अब एक बार जानने की कोशिश ये करते हैं कि इस ग्रुप का जो स्ट्रक्चरल प्लान होगा, यानी जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है। तो चेक करें तो पता लगता है कि इसमें 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है ना। अब देखिएगा, इसमें ये बॉन्ड कैसा हुआ, सिग्मा, ये बॉन्ड कैसा हुआ, सिग्मा, ये कैसा हुआ, सिग्मा, तो ये कैसा पाई बॉन्ड है ना। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो जो कार्बन इसका होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। और अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ तो इसका जो शेप आएगा वो ट्रायगोनल प्लेनर होना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करूं तो मैं बनाना ही चाहूंगा इसको कि ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और देखिए इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स भी हैं। इन लोन पेयर्स को मैं अब दिखाना चाहूंगा ऐसे कुछ, ऐसे एक लोन पेयर यहां और एक लोन पेयर यहां, ठीक है। और ये जो आपका कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको हम बोलते हैं प्लेनर, और प्लेनर शेप को 2 डायमेंशनल बोर्ड पे, क्योंकि ये जो बोर्ड है आपका 2 डायमेंशनल है, इस पे दिखाने का तरीका ये है कि हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे इस प्लेनर स्ट्रक्चर को आप ऐसे आराम से दिखा सकते हैं। अब एक काम करता हूं ना, इसको अगर मैं दिखाना चाहूंगा तो एक काम करता हूं, इसको ऐसे रखा, ऐसे किया, थोड़ा सा आगे कर देते हैं और ये आपको बताएगा कि ये जो आपका शेप आने वाला है, ये जो कंपाउंड है आपका, ये जो शेप है इसका कैसा है, हम बोले हैं इसको बोलते हैं हम प्लेनर शेप, यानी एक प्लेन में है सारे के सारे बॉन्ड्स। चलिए, तो शेप इसका हो गया है प्लेनर, पहली बात ये। अब देखिए इस पे अगर मान लीजिए आप किसी चीज को अटैक सोचेंगे तो किसको सोचेंगे, तो पता ये लगता है कि इस O पर चार्ज है आपका नेगेटिव और इस C पे चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। यानी ये जो मॉलिक्यूल है इसको अगर मैं हवा में दिखाऊं आपको तो मॉलिक्यूल ऐसा है, ये जो भी मॉलिक्यूल है ऐसे है, ठीक है, ऐसे। अब इसमें देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर वैलेंसी आप सेटिस्फाई करें तो यहाँ पे कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है ना, यहाँ भी कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो और कार्बन अगर होगा तो 3 H होंगे। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सपोज एक ऐसा कंपाउंड लिखता हूं जो यहाँ पे कार्बन देगा, तो कार्बन जगह ऐसे दिखाता हूं, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दिखाता हूं आपको यहाँ पे, एक H ऐसे होगा। सपोज अगर यहाँ कार्बन है तो इसके साथ जो 3 H अटैच्ड है वो ऐसे है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मैं ये बताने वाला हूं कि इस पे अटैक कौन करेगा, कौन आएगा, किसकी रिएक्शन होगी। तो इस पे अटैक करने आएगा ये कौन सा स्पीसीज आ सकता है, तो वो होगा न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल को आप ऐसे पहचानते हैं कि या तो न्यूट्रल स्पीसीज होगी, न्यूट्रल होगी तो लोन पेयर होंगे, या उस पर चार्ज नेगेटिव होगा। मतलब आप सोच के देखिए नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज या न्यूट्रल स्पीसीज जिसपे लोन पेयर है उसका इन जनरल न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल सपोज चार्ज नेगेटिव है, ये अटैक कहां से करेगा। तो इंपॉर्टेंट बात ये है ये अटैक करेगा कहां से। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि वो कहां से अटैक करेगा। तो डियर ये अटैक इस तरफ से नहीं कर सकता, ये अटैक इस तरफ से भी करना मुश्किल होगा, इस तरफ से भी मुश्किल होगा, जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है ऊपर से आए,
एंड इस कार्बन पे अटैक करेगा और ऊपर से आएगा, ऊपर से। और अगर ऊपर से आया तो अब जो स्ट्रक्चर इसका बनने वाला है वो एक कार्बन की वैलेंसी आप ऐसे मान के चले, एक ऐसे मान के चलो, और आपका न्यूक्लियोफाइल यहां पे आ गया, ठीक है। और आपका जो ऑक्सीजन है, चेक कीजिएगा, जब ऐसा होगा तो अगर ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, ये बॉन्ड जब ये अटैक कर रहा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होगा। मैं भी इसको एक और अच्छे तरह से समझाऊंगा कि आपको और मजा आएगा इसमें, बट फिलहाल आप ये मान के चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होने के बाद इस ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर था, दूसरा लोन पेयर था एंड तीसरा भी लोन पेयर आ गया और ये आपको मिल गया चार्ज नेगेटिव। इतनी बात आपने यहां देखी है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और इसको मैं उस तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से हम बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। चलिए ये आप देख लीजिएगा, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। और इसको हमें, ये तो हमने इसकी तरह ज्योमेट्रिकल शेप के हिसाब से बात की, पर जब रिएक्शन हम प्लान करेंगे तो कैसे प्लान करेंगे, चेक करते हैं। देखो ये आपका है कार्बोनाइल ग्रुप, लोन पेयर ऐसे दिखा दीजिए, आपने ऐसे दिखाया इसको। और हम सब जानते हैं कि इस O पर चार्ज नेगेटिव है और इस C पे चार्ज पॉजिटिव है, और इस पे अटैक करने वाला है कौन, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल ऐसे NU नेगेटिव से दिखाया आपने, नेगेटिव चार्ज है तो इस C पे अटैक करेगा। अब आप समझ के देखिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 एंड 4। ये न्यूक्लियोफाइल एक बॉन्ड बनाना चाहता है तो 5 उसकी वैलेंसी हो जाएगी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो एक बॉन्ड टूटना पड़ेगा, और टूटेगा कौन सा, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको जो मिलेगा वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है इस O पर चार्ज नेगेटिव। चेक कीजिएगा, इस O पर चार्ज नेगेटिव आएगा, ये वैलेंसी ऐसी रही और ये न्यूक्लियोफाइल आपको यहां मिल जाएगा। तो बेसिकली एक तरह से आपका टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड मिल रहा है आपको। ध्यान देखिएगा, आपको मिल रहा है टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड। क्यों बोला इसको, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप होगा जिस पे आपने न्यूक्लियोफाइल अटैच किया, ठीक है। अल्कोक्साइड बोला क्योंकि O पे चार्ज नेगेटिव है, इसलिए बोल सकते हैं इसको अल्कोक्साइड। बट ये आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन मिक्सचर में से आराम से प्रोटॉन ले सकता है, और प्रोटॉन लेने के बाद इसको अटैक कर दिया इसको, एंड फाइनली आपको ये दे सकता है OH यहां पे ऐसे, और न्यूक्लियोफाइल जो भी आपने अटैच किया हो यहां पे आप अटैच कर सकते हैं। ये इसकी जनरल मैकेनिज्म है। मुझे पता है आपको मजा नहीं आया होगा, मतलब ठीक है NU क्या है, मतलब समझते हैं कि ठीक है, मजा नहीं आता जब तक एग्जाम्पल नहीं आते। अब मैं आपको बताऊं कि इस टॉपिक में कुछ बहुत मस्त बातें आने वाली है। अब यहां से कहानी चालू होती है, ठीक है। इस पूरे के पूरे सेशन को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। उससे रीजन ये है कि वो जो बात आपको कहा आपको मैंने कि एनसीईआरटी में एक रिएक्शन गलत दे रखी है, उसके बारे में खास तौर से बताऊंगा। और बहुत सारे लोग, चलिए खैर उनके बारे में बात नहीं करूंगा, खैर लीव इट। तो अब बात ये आती है कि इसमें हमें क्या सीखना आज। तो मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, पहला न्यूक्लियोफाइल लूंगा जो एक कंपाउंड से आएगा, वो कंपाउंड है HCN, और यहां से कहानी चालू होती है और यहां सभी लोग ध्यान से देखना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हम बात करने वाले हैं इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में कहेंगे। और अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपको कैसे पता लगा कि इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। और अब मैं आपको उससे एग्जांपल दूंगा और फिर आपको ये बताऊंगा कि आप ये कैसे पहचान सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बात करते हैं, देखिए क्या करें आप ध्यान देखिएगा, आपने एक कार्बोनाइल ग्रुप ले लिया, ऐसे हो गया। अगर आप इसकी रिएक्शन कराना चाहते हैं HCN से, HCN, ध्यान देखिएगा, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है जी। अब बात ये आती है इस O पर चार्ज, अब आप समझते हैं इस O पे लोन पेयर 2 है, फाइन। इस O पे चार्ज नेगेटिव है, ये हम जानते हैं अच्छे से। इस C पे चार्ज पॉजिटिव है, इस C पे चार्ज नेगेटिव है, और इस H पे चार्ज पॉजिटिव है, फाइन। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चार्ज है ना, ये पार्शियल है। पार्शियल का मतलब ये हुआ कि ये भी एक डायपोल है, मान लिया, ये भी एक डायपोल है, मान लिया। इंट्रैक्शन इसका होगा डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, और रिएक्शन तो होगी, बट इस रिएक्शन की जो स्पीड होगी यानी रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बहुत स्लो होगा। बताइए क्यों? साफ देख सकते हैं कि दो ऐसे कंपाउंड के बीच में आप रिएक्शन करना चाहते हैं जो पोलर तो है, बट उनमें जो चार्जेस हैं वो पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव हैं। तो
तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जाहिर सी बात है काफी कम होगा। तो इसकी अगर स्पीड होगी तो काफी कम होगी। चलो एक काम करते हैं ना, रिएक्शन फाइनली क्या बनेगी पहले वो चेक करते हैं और फिर ये चेक करेंगे कि इसकी स्पीड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहले हम पूरी रिएक्शन देखते हैं और देखिए क्या होता है। जाहिर सी बात है इस कंपाउंड पे ये साराइड पहले अटैक करेगा। सी पर चार्ज नेगेटिव है और यहां सी पर चार्ज पॉजिटिव है। तो आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो आपका जो साराइड का सी है ये अटैक करेगा। तो अब इसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, आप देखेंगे इसने अटैक किया इस कार्बन पे और अब इस बॉन्ड में टूटना पड़ेगा। टूटने के बाद क्या बनने वाला है तो आप चेक कीजिएगा, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, इस ओ पर सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ये वाले दो पाई के, तो यहां पे चार्ज नेगेटिव आ गया, ठीक है। और यहां पे आप कह रहे हैं साराइड आ गया। अब ये अगर साराइड ने अटैक किया था तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था। ध्यान सुनिएगा, अगर ये साराइड इस पर अटैक कर रहा है तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यानी ये H किस फॉर्म में निकला था, H पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। अब आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसी H पॉजिटिव पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसी H पॉजिटिव पे इसने अटैक कर दिया और आपको मिलने वाला है यहां पर OH, ये बॉन्ड ऐसा और यहां पर साराइड, ठीक है। जो कंपाउंड आपको मिला है इसको आप बोलना चाहेंगे साइनोहाइड्रिन। इसको आप साइनोहाइड्रिन क्यों बोलते हैं, जो साइनाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साथ है, नाम इसका है साइनोहाइड्रिन। तो पहले एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपसे मैंने पूछा था कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं, इसका क्या प्रूफ है। तो पहले हम ये देखते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक एडिशन रिएक्शन है। आप पहले तो ये सोचो कि किस बेसिस पे कह सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन है। बहुत सिंपल है, एडिशन रिएक्शन जब भी होती है तो उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड टर्न्स इनटू सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड टर्न्स इनटू डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड में, यानी बॉन्ड का नंबर कम होता है। अब चेक कीजिएगा इस कंपाउंड में बॉन्ड का नंबर, सी की बात मत कीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ है, बॉन्ड का नंबर 2 है, सी डबल बॉन्ड ओ है, बॉन्ड का नंबर 2 है। और आप चेक कीजिएगा यहां पर कहीं पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं, यानी जो फाइनल कंपाउंड आपको मिल रहा है इस फाइनल कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो डबल से सिंगल चेंज हुआ, बॉन्ड का नंबर कम हुआ, तो रिएक्शन कैसी, एडिशन। अब इसका नाम हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोला है। अब इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, अब वो चेक करते हैं। अब ये चेक कीजिएगा, Cn नेगेटिव चार्ज है तो Cn नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल, पहले कौन ऐड हुआ, सबसे पहले ऐड होना है ये कौन, Cn। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि सर इस रिएक्शन में आपने H पॉजिटिव आयन को भी ऐड किया है, वो इलेक्ट्रोफाइल है, और आप इसको भी ऐड कर रहे हैं, वो न्यूक्लियोफाइल है। तो आप इसको आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम क्यों दे रहे हैं, क्यों, ध्यान सुनिए, जो पहले अटैक करे रिएक्शन उसके नाम पे होगी, जो पहले अटैक करे। तो इसमें अटैक किया साराइड ने, Cn नेगेटिव पहले अटैक किया, ठीक है, और उसकी वजह से डबल बॉन्ड चेंज हुआ सिंगल बॉन्ड, उसकी वजह से, इसकी वजह से नहीं, ये तो बात में है, ठीक है। तो पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज किया, तो इसलिए इसे बोला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो अलग बात है कि जब एडिशन हो गया तो उसके बाद इस O पे चार्ज नेगेटिव आया और अब एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया H। और वैसे भी देखिए ध्यान से, तो आप इस रिएक्शन में ध्यान देखिएगा HCl, अगर HCl की बात करते हैं, ये वाला पार्ट न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा और ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा। ऐसे अगर आप और एनालाइज करेंगे तो जैसा मान लीजिए H2O है, अब H2O की बात करो तो H2O में भी ये वाला पार्ट न्यूक्लियोफिलिक होगा, ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा। यानी कि कंपाउंड में अगर वो कंपाउंड है तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ये दोनों जो पोर्शन होते हैं वो साथ में लेके चलता है। देखिए पहले कौन अटैक करता है उसके नाम से रिएक्शन का नाम होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल ने पहले अटैक कर दिया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, आई होप यू गॉट इट। चलिए इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जैसे मर्जी कर लीजिए, वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं। चलिए ये एक बात होगी। अब बात ये थी कि इस रिएक्शन की स्पीड काफी कम होगी, हमने अभी बात की, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव है, दोनों पे। अब आप सोच के देखिएगा कि अगर मुझे इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ानी हो तो मैं क्या करूं। रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक आपने इसे पहचाना है एज सबस्ट्रेट, बहुत ध्यान से लेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात अब आएगी, ये सबस्ट्रेट है और ये अटैकिंग रिएजेंट है। रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने को दो तरीके होते हैं, या तो सबस्ट्रेट की पावर बढ़ाओ
या आप न्यूक्लियोफाइल यानी अटैकिंग रीजन है उसकी पावर बढ़ाओ। अब इस बात से मेरा क्या मतलब है कि सर पावर बढ़ाओ, किसी भी सबस्ट्रेट की या किसी भी अटैकिंग रीजन की पावर आप कैसे बढ़ा सकते हैं? तो अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये सीखने को मिलेगा, मतलब आई ट्राई, कि पावर कैसे बढ़ती है। तो चेक करते हैं पावर कैसे बढ़ती है। समस्या सुनो, समस्या ये है कि इस HCl का जो C है उसमें चार्ज नेगेटिव है बट पार्शियल है। क्या मैं इसे कंप्लीट नेगेटिव चेंज कर दूं? अगर मान लीजिए मैं इसे कंप्लीट नेगेटिव चेंज कर दूं तो इसकी पावर बढ़ गई, अब अटैक आराम से करेगा। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान सुनिएगा। तो मैंने ये देखा, ये जो आपका कंपाउंड HCl है, HCN, ये एसिड है, ठीक है, और इसको मैं दे दूं स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये कंपाउंड एक्चुअली एक वीक एसिड होता है, एक्चुअली एक वीक एसिड है, इसको मैंने दिया स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये OH, ये H, क्या निकल जाएगा बच्चा? सब जानते हैं H2 निकल जाएगा, और जो बचने वाला है वो आपको मिलने वाला है NaCl। आप चेक कीजिए ना, इस Na पे चार्ज पूरा पॉजिटिव एंड C पे चार्ज पूरा नेगेटिव। तो यानी आपने अगर इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना हो तो आप एक काम करेंगे, आप इसको देंगे एक बेस। इसलिए इसको बोलूंगा मैं कि क्योंकि बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है, तो इसे हम बोलेंगे बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, ठीक है, या बोलेंगे बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो लिख लीजिए आप, इसको बोलेंगे इसको कि बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल ये हुआ, ठीक है। और अब मैं इसकी पूरी मैकेनिज्म बताता हूं कि अभी कैसे होगा। यानी जब भी आपने HCl को NaOH दे दिया है, NaCl प्लस वाटर बन गया है, तो अब रिएक्शन की स्पीड कैसे तेज होगी, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर इसकी मैं मैकेनिज्म पूरी बताता हूं कि अब मैकेनिज्म क्या होगा। ले रहे स्क्रीनशॉट? चलिए बात करते हैं। अब इसकी पूरी मैकेनिज्म क्या होगी। सबस्ट्रेट मैंने यही रखा है, HCl हटा देता हूं, ये सारी चीजें हटा देता हूं, और अब हुआ ये है कि मुझे कंपाउंड मिल गया है NaCl। देखिएगा, मुझे कंपाउंड आपने दिया है NaCN। तो NaCN जो है इसमें Na पे चार्ज पॉजिटिव है और C पे चार्ज कंप्लीट नेगेटिव है, पावर बढ़ गई। तो अब क्या होगा, ये साइनाइड आराम से इस पर अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद जो आपको मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, जरा आराम से देखिएगा, बहुत प्यार से सुनिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। इस C पे, इस O पे इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर हो गया और O पे चार्ज नेगेटिव आ गया, और ऑब्वियसली इसको साथ देने के लिए Na आएगा पॉजिटिव, ये मिल गया। अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या करेंगे, आप एक एसिड देंगे, एसिड। अगर आपने इसे एसिडिफाई कर दिया, यानी क्या दे दिया, H पॉजिटिव है, ध्यान सुनना, ये बेस की तरह काम करेगा, बेस की तरह। तो ये एज अ बेस अटैक करेगा इस एसिड पे। तो इस O नेगेटिव ने अटैक कर दिया इस H पॉजिटिव पे, और अब क्या मिल गया आपको, अब आपको मिल गया यहाँ पे OH मिल गया है, यहाँ पे Ac मिल गया, Ac मिल गया, और यहाँ पे साइनाइड मिल गया। अभी बात की थी हमने कि इस कंपाउंड को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। दोबारा लिखता हूं कि इस कंपाउंड को बोलते हैं आप साइनोहाइड्रिन। और ये जो कंपाउंड होता है बहुत रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं, बहुत रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। पता क्यों, ये नाम क्यों देते हैं? ये ऐसा जंक्शन है, जैसे मान लीजिए कि ट्रेन जब चलती है ना, तो वो जिस स्टेशन पर रुकती हैं, तो स्टेशन एक तो नॉर्मल स्टेशन होते हैं, एक जंक्शन हुआ करते हैं। जो जंक्शन हुआ करते हैं वो उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां से खूब सारे जगह के लिए ट्रेन निकलती है। सेम काम यहाँ पे, चेक कीजिएगा, इस कंपाउंड में आपको OH दिख रहा है, तो पूरा अल्कोहल वाला चैप्टर कवर हो गया। आपको CN दिख रहा है, CN के 3 यूज कम से कम पता है आपको। CN कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो अमाइड, रिडक्शन तो अमाइन। देखिए इतने सारे चैप्टर्स आप कवर कर सकते हैं, यानी इस कंपाउंड को लेके आप खूब सारे खूब सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है डियर। अब बात ये आती है, एक छोटी सी बात हम और करते हैं इसके बाद, कि भाई एक बात बताओ, अब ये जो आपने कंपाउंड लिया है ये क्या क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए इस कंपाउंड की रिएक्शन आप कराने लगे, तो यहां आपने लिखा H, यहां पे लिखा आपने H, ठीक है, रिएक्शन यहां पे H आएगा। अब देखिए कितना आसान है, यहां H आएगा, यहां H आएगा, एक रिएक्शन हो गई। अब ये आपने रिएक्शन करा दी फॉर्मेल्डिहाइड से। अब एक काम करें आप H चेंज करें और यहाँ CH3 लगा दें। ये लगाते हैं आप
तो देखिए यहां भी CH3 है, तो यहां भी CH3 आएगा और यहां भी CH3 आएगा। ये कंपाउंड आपने किया एस्टल्डिहाइड के साथ। अब एक काम करें, यहां पे H हटाओ और CH3 लगाओ। तो देखिए जरा सा चेंज करता हूं और पूरा का पूरा रिएक्शन चेंज होना चालू हो जाएगा। यहां CH3 है, ठीक, फिर और चेक कर लीजिए। इसको ये हटा के आप लगाते हैं बेंजीन करें, जो मर्जी कर लीजिए, यहां भी ऐसा हो, यहां भी ऐसा हो, समझते हैं आप, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन को मैं क्या बनना है, आगे बनाता हूं दोबारा। इस रिएक्शन में आपको खूब सारी पॉसिबिलिटी दिख जाती है। एक फालतू हो गया, राइट। तो आप सोच के देखिए, आप डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या इन सब की स्पीड, इन रिएक्शन की स्पीड सेम होगी या डिफरेंट होगी। यानी सीधी सी बात यह है कि कम से कम दो का हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि एल्डिहाइड की रिएक्शन HCl से सेम कंडीशन में, यानी बेस के प्रेजेंस में, और कीटोन्स की अगर रिएक्शन हो सेम कंडीशन में, तो इनमें से मोर रिएक्टिव कौन सा होगा, यानी रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा किस में होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब इस एस्पेक्ट पे बात करूंगा कि इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन, मतलब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मैंने वर्ड यूज कर लिया तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है कौन सा नहीं होता, उसके आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको फंसाने की मैं कोशिश नहीं करूंगा, आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं कि एल्डिहाइड कीटोन्स में मोर रिएक्टिव कौन होगा और क्यों होगा, और उसके पीछे आप लॉजिक क्या देंगे। चलिए बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एल्डिहाइड कीटोन्स में इन रिएक्शंस में, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मोर रिएक्टिव कौन सा है और लेस रिएक्टिव कौन सा होगा, चेक करते हैं। तो मैं इसको जरा रब कर देता हूं, ठीक है ना। सारे रिएक्शन आपके पास वीडियो में है, आप पॉज करके कभी भी कर सकते हैं। चलिए अब बात ये आती है, क्या आती है कि कौन मोर रिएक्टिव है। चलिए देखिए, एक एग्जांपल लीजिए आप एल्डिहाइड का। तो एग्जांपल लेते हैं, चलिए ऐसा करते हैं, हमने एक सिर्फ CH3 की बात कर रहे हैं, ये एल्डिहाइड होगा, और दूसरा हम लेते हैं एग्जांपल कीटोन का, CH3 का, और यहां भी क्या होगा CH3। तो एक कंपाउंड आपका एल्डिहाइड है और एक कंपाउंड आपका कीटोन है। और अगर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, तो देखिए क्या आप सोचेंगे इसके बारे में। सीधी सी बात यह है कि O पर चार्ज नेगेटिव है, C पर चार्ज पॉजिटिव है, O पर चार्ज नेगेटिव एंड C पर चार्ज पॉजिटिव। चलिए, और अगर आप न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कराने वाले हैं तो अटैक को रोकेगा कौन, और अटैक कम कब होगा, ज्यादा कब होगा। तो जैसे ही मैंने बोला रोकेगा कौन, तो आपके दिमाग में एक बात आई, स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन मैं आपको एक चीज हमेशा बताऊं, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कहने वाला हूं। आप ये देखिएगा कि इस न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कौन कर रहा है, ये कार्बन कर रहा है। क्या कर रहा है इस पे, चार्ज पॉजिटिव, यानी इस न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की पावर एक ही जगह है, इस कार्बन पे। क्या आपको ऐसा लगता कि जितना इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव होगा उतना अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी। दोबारा सुनिए, जितना इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव होगा उतनी अट्रैक्शन पावर इसकी ज्यादा होगी। अब चार्ज पॉजिटिव को कम कौन करेगा, इससे अटैच्ड ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट, या जो भी इफेक्ट होगा, इससे अटैच्ड ग्रुप होगा, वो चार्ज को कम कर सकता है या चार्ज को ज्यादा कर सकता है। तो अब पहली चीज आती है, इसलिए कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर बोलते हैं हम, ध्यान सुनिए, दूसरा स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर, तो दो चीजें हैं बेटा, एक तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और दूसरा स्टेरिक इफेक्ट यानी स्टेरिक फैक्टर। दोनों की बात करते हैं। आप देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक छोटी सी बात SN2 में समझाई थी आपको मैंने, ठीक, कि जब भी आप SN2 की बात करते हैं तो उसका ड्राइविंग फोर्स क्या था, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। सेम चीज यहां कहूंगा, मैक्सिमम चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए ऑन द कार्बन। फिर लिख देता हूं कि ड्राइविंग फोर्स, देखिए DF, ड्राइविंग फोर्स इस रिएक्शन क्या होने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक रीजन को बताएगा या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को बताएगा या फैक्टर को बताएगा, वो ये है कि मैक्सिमम, देखिए यहां पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन होना चाहिए। ये होगा तो माय डियर रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा। अब आप जरा बस दो का कंपैरिजन कीजिए, इसमें आप चेक कीजिएगा, इसमें CH3 आपको अच्छे से पता है कि CH3 ग्रुप का होता है प्लस आई इफेक्ट,
ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा एल्डिहाइड्स में ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा वो सिर्फ एक कार्बन की तरफ से होगा, एक अल्काइल ग्रुप है उसकी तरफ से होगा, ठीक है। तो चार्ज पॉजिटिव को कम ये कर देगा, चलिए कोई बात नहीं। बट कीटोन्स में ये जो इफेक्ट है वो दो तरफ से है, चेक कीजिएगा, इधर से भी है इधर से भी है। तो जाहिर सी बात है दोनों का प्लस इफेक्ट इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव काफी कम कर देगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करूं तो चार्ज पॉजिटिव इसमें कम है और इसमें ज्यादा है, यानी एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ये बात क्लियर हो गई फर्स्ट इफेक्ट से। सेकंड की बात करूं, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़ इफेक्ट, कि मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आना चाहता है, रोकेगा कौन, चेक कीजिएगा। रोकने वाले इसमें क्या है, ध्यान सुनिएगा बच्चे। पहली बात जो रोकने वाले हैं वो एक लोन पेयर ही है, रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो कॉमन है इन दोनों में, ये जो फैक्टर है तो कॉमन है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी बात नहीं करूं, ये इसे कैंसिल कर दीजिए, यानी इसकी बात हम नहीं करेंगे। रोकने वाला जो है ये तो कॉमन है दोनों में, छोड़ दो, डबल बॉन्ड कॉमन है, छोड़ दो। आप सिर्फ ये चेक करो कि क्या चेंज होगा, तो चेंज होगा ये वाला ग्रुप। जाहिर सी बात है इसमें एल्डिहाइड है तो एक तरफ एस तो पक्का होगा ना, वहां से स्टेरिक हिंड्रेंस काफी कम होगा, वहां से भीड़ भाड़ इफेक्ट काफी कम होगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहां से कम है। और कीटोन्स में दो अराइल ग्रुप पक्का होंगे, चाहे अराइल ग्रुप हो कुछ भी हो, तो दोनों का जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो काफी ज्यादा होगा। यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें उसके हिसाब से भी एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। तो कभी भी आपसे पूछा जाता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में मोर रिएक्टिव कौन सा है, किसके लिए, फॉर या अगेंस्ट व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो आप बोलोगे एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स। क्यों? ड्यू टू टू रीजंस, नंबर वन इलेक्ट्रॉनिक रीजन एंड सेकंड इज स्टेरिक रीजन। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये हमने कंपेयर किया, ठीक है, HCl के हमने एग्जांपल लिया और ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन था। मैं आपको एक राज की बात बता दूं, नॉर्मली हमें लगता है कि किसी रिएक्शन को फास्ट करना हो तो सिर्फ एक तरह कैटलिस्ट चाहिए। मैं आपको ऐसा भी एग्जांपल दूंगा इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें रिएक्शन को फास्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसिड। तो इन ग्रुप्स की रिएक्शन को आप फास्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस एज वेल एज एसिड। ये टॉपिक मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि HCl एडिशन की बात हम पूरी कर चुके, और अब वो राज की बात जो मैं बताने वाला हूं कि NCERT में कहां गलती दे रखी है। ठीक है, आप सभी लोग चेक करेंगे कि NCERT में कहां गलती दे रखी है। चलिए, और मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूं, वो है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, उसकी बात करते हैं। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड की बात करते हैं, और उसमें खूब सारी राज की बातें खुलेंगी आज, ठीक है, खूब सारी राज की बातें। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ एक कंपाउंड है आपका सोडियम बाइसल्फाइड। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई आप में से क्या कुछ बच्चे, या हो सकता है सारे बच्चे, क्या सोडियम बाइसल्फाइड का या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कुछ भी कह लीजिए, क्या आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं? तो आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप बनाइएगा स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं पॉज नहीं करूंगा, मैं चलता रहूंगा। तो आप वीडियो पॉज कीजिए एंड ट्राई टू मेक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। चलिए, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड, जाहिर सी बात है सोडियम बाइसल्फाइड में Na पॉजिटिव है और HSO3 नेगेटिव। पहले मैं इस कंपाउंड को एनालाइज करूंगा और फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए सोडियम पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव। अब सबसे पहले ट्राई कीजिए इसका स्ट्रक्चर बनाने की, HSO3। तो डियर, सल्फर इज अ सेंट्रल मेटल नहीं, एलिमेंट। चलो, सल्फर एक सेंट्रल एलिमेंट होगा, कितने ऑक्सीजन, 3, चलिए खैर, और एक H है, तो सल्फर कैन फॉर्म एट द मोस्ट 6 बॉन्ड्स। एक डबल बॉन्ड ऐसे आ सकता है, एक ऐसे आ सकता है, और अगर O है तो OH है। देखिए अभी गलती है, सही करूंगा इसको मैं। तो जो बच्चा प्लान करेगा कि सल्फर कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स, तो यहां लगा दिए, तो यहां लगा दिए, एक OH यहां लगा दिया, ठीक है। अब बच्चा बोलेगा सर ये नेगेटिव चार्ज कहां पे आएगा? तो नेगेटिव चार्ज कभी आएगा तो डियर उसके लिए आपको ऑक्सीजन को देना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड देते ही साथ इस ऑक्सीजन का चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। बट अभी भी ध्यान देखिएगा, इस सल्फर के पास एक लोन पेयर होगा, तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपके पास। और सारा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हो गया है, देखिए आप। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीजें बताएंगे, राइट। अब बात ये आती है कि ये पूरा जो स्पीसीज दिख रही है आपको,
हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, यानी ये जो स्पीसीज है ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई एक न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। अब आप मुझे बस इतना बताओ सोच समझ के, टेक योर टाइम, चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यही वो बात है जिसकी वजह से एनसीईआरटी में गलती थी जो बाद में सही की गई। ध्यान से देखिएगा, यही वो बात है। अब बताइए कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो इस पूरे स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है, यानी किस जगह से ये पूरा स्पीसीज विल बी एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, ये आपको तय करना है, कीजिए तय। और अब मैं बताता हूं इसका आंसर। देखिए, बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में जरूर रहे कि O पर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके कहा जाए कि बताइए अगर C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, जहां पर O पर चार्ज नेगेटिव है एंड C पे चार्ज पॉजिटिव है, और ये बात हम अब तक करते आए हैं, तो इस C पे अटैक कौन करेगा? तो आप में से 99.99 बच्चे बोलेंगे सर ये O। ध्यान सुनना, इस C पर कौन अटैक करने वाला है? तो आप में से 99.9% बच्चे बोलेंगे कि सर इसका O अटैक करेगा, क्योंकि आपको साफ दिखेगा कि सर O पे चार्ज नेगेटिव है। तो बड़ा पावरफुल हो गया, बहुत पावरफुल हो गया, और उसके बाद वो C पे अटैक कर देगा। तो सर बहुत सिंपल सी बात है, तो बस यही गलती थी। बहुत सारे लोगों ने यही सोचा था कि ये O नेगेटिव जो है ये उसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, जबकि आंसर है S, इसका लोन पेयर। रीजन ये है बेटा, बहुत ध्यान सुनना, सोच समझ के देखा। A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C, ये तो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में होगा, तो आप ये कहेंगे सर A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C। ना बिल्कुल नहीं, चेक कीजिएगा। A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C, भले यहां चार्ज नेगेटिव दिख रहा है, बट ये लोन पेयर तो होंगे रेजोनेंस में। दोबारा सुनिए, A डबल बॉन्ड B, ये रेजोनेंस का फॉर्मूला मैंने सिखाया है बच्चों को, ठीक है, अपने बेसिक कंसेप्ट्स की वीडियो में। तो A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C, यहां पर रेजोनेंस है, तो यानी A इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा तो आप ये कह सकते हैं भाई कि 2, 3 और 4, 5 तो बॉन्ड बनेंगे। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, तब भी बॉन्ड कितने बन रहे हैं? चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 5, और एक लोन पेयर तभी बन सकता है, ठीक है। तो यानी इसका जो लोन पेयर है वो यहां पे आने को भी कोई बेताब है। तो यानी इसीलिए कहेंगे कि ये जो आपका जो O नेगेटिव चार्ज है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं होगा। मोर O का साइज छोटा, S का साइज बड़ा, तो S का साइज बड़ा है, लोन पेयर इसके पास है, यहां होगा उसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन अब एक और जबरदस्त बात आने वाली है, तो ये एक बात भी जबरदस्त, ठीक है, इसका और बात आएगी जो बच्चों को समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा, इसके बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं, ठीक है। तो इस सल्फर की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल तरह काम करेगा। अब आप इसे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद पूरी इसके मैकेनिज्म बताऊंगा, और उसके मैकेनिज्म को समझते हुए एक क्वेश्चन की बात भी करेंगे, एक क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसको जरा नोट कीजिए फटाफट, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए अब बात करते हैं इस रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन होती कैसे है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जबरदस्त रिएक्शन है, जरा देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए आपके पास कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप है, ऐसे है, ठीक है, और आपने रिएक्शन करा दी इसकी सोडियम बाइसल्फाइड से। स्ट्रक्चर एक बार यहां बना देता हूं ताकि आपको पता लगे कि भाई स्ट्रक्चर आपने क्या तय कर रखा है। स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव था, ठीक है ना, और क्या था, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, और क्या था, यहाँ पर OH था, और क्या था, यहाँ पर आपका लोन पेयर था। ये आपका HSO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, यही रहने दीजिएगा। तो आपके पास यहाँ पे आया है क्या, मैं इसको ऐसे बनाता हूं, देखिए ध्यान से, S, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जब मैकेनिज्म की बात करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन को मैप करके चलेंगे, एक भी गलती नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म बिल्कुल फूल प्रूफ होना चाहिए, फूल प्रूफ, फूल, ओके, फूल। Na पॉजिटिव छोड़ दो, ये तो पता ही आपको, यहाँ पे लोन पे है, ठीक है, और चलिए खैर लिख देते हैं Na पॉजिटिव प्लस Na पॉजिटिव, चलिए कोई बात, ये भी दो चीजें, सोडियम बाइसल्फाइड। अब क्या होगा, अब मैं इसको मिटाएगा, ठीक, नहीं तो अननेसेसरी आपको बोर्ड पे कंफ्यूजन आएगी। चलिए अब इस O पे चार्ज क्या है, इस O पे चार्ज नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, इस C पे चार्ज पॉजिटिव, ठीक है बच्चा। अब ध्यान सुनिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ चुके हैं अब तक कि इसका जो ये लोन पेयर है ये अटैक कर देगा आपको इस कार्बन पे,
और अगर अटैक हो गया, देखिए Na पॉजिटिव में हटा रहा हूं बोर्ड से, ये आएगा, चिंता मत करना, ठीक है। तो आपको ये जो देने वाला है थोड़ा इसे और थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जाता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ C होगा। अब जैसे ही अटैक होगा तो आप समझ सकते हैं कि इस O पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ये वाला 5 बॉन्ड, और ट्रांसफर होने के बाद चार्ज नेगेटिव आया, और यहाँ पे आपका C है, आपका ऐसे हो गया, और ये आपका जो लोन पेयर, आप ध्यान देखिएगा, इस लोन पेयर से अटैक हुआ है। लोन पेयर किसके पास? सल्फर के पास। तो जुड़ेगा सल्फर, सिंगल बॉन्ड में सल्फर जुड़ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। लोन पेयर से यहां जुड़ गया है, तो इधर से जुड़ा है सल्फर, तो आपने सल्फर जोड़ दिया। सल्फर के साथ क्या जुड़ा है? ध्यान देखिए, सल्फर के साथ एक तरफ ऑक्सीजन है जो चार्ज नेगेटिव पे है, ठीक है। इसके बाद एक तरफ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, देखिए ध्यान से, ऐसे है। और इस तरफ आप देखिएगा, इस तरफ आपके पास है O और H, ऐसे और ऐसे, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? आसान है, इतना हो गया। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इस O नेगेटिव साथ आप अटैच कर दीजिए Na पॉजिटिव। अब एक रास की बात है, जब आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे तो वहां पे एक चीज लिखी है, प्रोटॉन ट्रांसफर। ये बात जिंदगी में पहली बार आप सुनने वाले हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर का केस। ये क्या होता है और क्यों होता है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ध्यान सुनना, ये जो H है, ये H पहुंचेगा इस O के पास, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे क्यों भाई, क्यों पहुंचेगा ये H इस O पे, क्यों पहुंचेगा? ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, आराम से सोचिए कि ये H इस O पे क्यों पहुंचेगा। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि ये H इस O पे क्यों पहुंचेगा, क्योंकि अब मैं लिखने वाला हूं, यहां होने वाला है प्रोटॉन ट्रांसफर, यानी ऐसे लिखता हूं H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन का ट्रांसफर होगा, और इस प्रोसेस के लिए मैं इसको अलग से लिखता हूं नीचे। अब देखिए ध्यान से, C लिखा या O लिखता हूं, और इस O पर चार्ज आपका आता है नेगेटिव, फाइन, इधर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, यहाँ पे आपका सल्फर है, इधर डबल बॉन्ड हुआ आपके पास, ऐसे और ऐसे हुआ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 एंड 5 6 नेगेटिव चार्ज है। ये सब ऐसे चल रहा है, मैंने एग्जैक्टली जो उधर लिखा है इसे ऐसे लिख दिया है, और अब मैं बता रहा हूं, और यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ Na पॉजिटिव। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों होगा। ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे O नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और अगर मान लीजिए H यहां पहुंच जाए तो क्या होगा? अगर H यहां पहुंच जाए तो क्या होगा, और इससे आपको क्लू मिल जाएगा कि प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों होगा। अगर ये H यहां पहुंच जाता है तो देखिएगा ध्यान से, ये OH हो जाएगा, बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, इस C के बॉन्ड ऐसे होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर सल्फर होगा, बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर O चार्ज नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6, चलो ऐसा मान के चलो, कोई बात नहीं। यहां डबल बॉन्ड 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर OH, अब OH नहीं, H जा चुका, तो यहाँ पे आपको चार्ज आएगा क्या? ठीक है बच्चा। और अब अगर मान लीजिए OH यहाँ पे आ गया तो Na का तो यहाँ कोई काम ही नहीं, फिर Na कहाँ आएगा? या तो यहाँ या फिर यहाँ। बट एक बात और सोचिए ना कि ये सल्फर कैन फॉर्म आराम से 6 बॉन्ड्स। अभी कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5। तो एक सिंपल सी बात है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आराम से देके एक बॉन्ड बना सकता है ना। तो अगर आप चाहें तो मैं यही बना सकता हूं। चलो एक थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं और दोबारा बनाते हैं। C इधर हो गया, यहाँ पे O हो गया, यहाँ आपका ऐसे था, वो H हो गया। ठीक है, अब वो रास की बात आने वाली है जो मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा क्यों होगा। अब यहाँ पे O आ गया, ये लोन पेयर ऐसा आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये सब आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, और इस O पर चार्ज आपके नेगेटिव है और यहाँ पे Na पे चार्ज पॉजिटिव है। और अभी आ गया, अब मैं कह रहा हूं कि आप कंपेयर कर लीजिएगा इस वाले को और इसको और इसको। स्ट्रक्चर नंबर 1 इसे मार्क करता हूं, स्ट्रक्चर नंबर 2, इसमें फर्क है। जरा फर्क देखिए, फर्क क्या है। फर्क ये हमारी है, ध्यान सुनना बच्चे, यहां पर चार्ज O पे नेगेटिव था और यहां पे चार्ज आपका इस O पे नेगेटिव है, और ये आ गया आपका यहां पे। ध्यान देखिएगा, A डबल बॉन्ड B, B सिंगल बॉन्ड C, नेगेटिव रेजोनेंस। A डबल बॉन्ड B, B सिंगल बॉन्ड C, रेजोनेंस। ध्यान देखिएगा, A डबल बॉन्ड B, B सिंगल बॉन्ड C, रेजोनेंस।
A डबल बॉन्ड B, B सिंगल बॉन्ड C, रेजोनेंस। यानी यहां पे रेजोनेंस है, लेकिन अगर इस O पे चार्ज यहां नेगेटिव है, बताइए कहीं पे आपको रेजोनेंस दिखाई दे रहा है? कहीं पे आपको रेजोनेंस दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना। तो रेजोनेंस नहीं दिखाई दे रहा है, और इसीलिए मॉलिक्यूल ने एक जुगाड़ किया, अंदर अंदर उसने प्रोटॉन को ट्रांसफर कर दिया वहां पे, ताकि वो मोर स्टेबल फॉर्म आपको दे सके। समझे? इसलिए आपको ये मिलता है। प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों होता है, ये पूरी कहानी मैंने इसके लिए आपको बताई। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसे बना के देखिएगा, तो और आपको उस बात का जवाब मिल गया कि प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों होता है। इसे आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं। और अब देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या दिया है। ठीक है, वैसे रब कर दो। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं इसको। चलिए इसको रब कर रहा हूं, क्योंकि ये सारा खेल आपको बता चुका हूं। इसका काम हो गया, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। और अब मैं इसको उस फॉर्म में लिखता हूं जैसे एनसीईआरटी मेंशन है। ठीक है, ध्यान देखिएगा कैसे मेंशन होता है, कैसे मेंशन करते हैं। तो C डबल बॉन्ड O, एक मिनट बस, C चेक कीजिएगा, C डबल बॉन्ड O इधर है, ये ऐसे है और ऐसे है ना। C डबल बॉन्ड O ऐसे ऐसे है। और इसमें हमने क्या किया, देखिए एनसीईआरटी में क्या था बता रहा हूं आपको। एनसीईआरटी में ऐसा दिया है कि सोडियम बाइसल्फाइड को NaHSO3 नेगेटिव ऐसे दिया। गलती ये नहीं है, गलती ये है कि एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है। आप बुक देखिएगा, अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तो ऐसे देखिएगा। अब इसमें से दो की पॉसिबिलिटी थी, या तो O अटैक करेगा या S। तो एनसीईआरटी क्या कहता है कि O अटैक करेगा। अगर O ने अटैक किया है तो देखिएगा, O ने अटैक किया है तो यहां पर O नेगेटिव आएगा, और O ने अटैक किया तो ये बनाएगा OSO2H, और यहां पे आएगा Na पॉजिटिव। ये आपका एनसीईआरटी में है, कुछ बुक्स में। जो बुक आपके पास है उसमें चेक कीजिएगा कि यहां पे OSO2H लिखा है या ऐसे लिखा है। अगर S ने अटैक किया होता तो S ने अटैक करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए था, आपको मिलेगा यहां पर ONA, ये तो बिल्कुल ठीक है, और यहां से आपको मिलेगा S, चेक करना, SO3H। SO3H ही है, पर यहां पे जिस एलिमेंट से बॉन्ड किए हैं वो आपका ऑक्सीजन है, और यहां पे जिससे बॉन्ड किया है वो आपका सल्फर है। ये सही और ये गलत। तो अगर आपके एनसीईआरटी में ये दे रखा है, जैसे काट लीजिएगा, ये गलत है और ये सही है। और उसके बाद आपको बताता है कि ये H यहां पे मूव करेगा, यानी प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। ये बोलते हैं H पॉजिटिव आयन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये सही है, इसमें आपका H पॉजिटिव आयन ट्रांसफर होगा। तो ये H आपका यहां पहुंच जाता है, और इसको करने के बाद जो आपको मिलता है, जो आपको कंपाउंड मिलता है, क्या लिख रहा हूं, दिख जाएगा आपको। तो आपको मिलता है ऐसे ऐसे, यहां पर OH आ जाता है, और यहां आपका आता है SO3Na। आई होप इट इज विजिबल। ये आपका OH आएगा और ये आपका आएगा SO3Na। अब यहां से नेक्स्ट काम बताता हूं। नेक्स्ट बात ये बेटा, ये जो कंपाउंड आपने बनाया है ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये आपका एक क्रिस्टलाइन, जरा ध्यान से देखना, ये आपका एक्चुअल में एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये OH और या SO3Na एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब देखिए इसमें आप, मैं बता दूं आपको, इसमें आप जो मर्जी के H यूज के लिए यहां भी HH आएगा, CH3H यूज किए, जितनी मर्जी आप रिएक्शन लिख लो, इसमें आप खूब सारे रिएक्शन लिख सकते हैं। मतलब बेसिक मैकेनिज्म है वो यही है कि आपने इस कंपाउंड में जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप है उसको आपको रिएक्शन करना है। आप ध्यान सुनना बच्चे, बहुत ध्यान से। इस रिएक्शन की भी रिएक्टिविटी की बात करोगे तो एल्डिहाइड्स विल बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू कीटोन्स, ये तो फैक्ट रहेगा। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू कीटोन्स। अब इस बात को एनसीईआरटी में एक बात के थ्रू कहा गया, वो बात क्या है, ध्यान सुनना बच्चे, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। और अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो बच्चा कैसे जवाब देगा। क्वेश्चन ये है कि फॉर दिस रिएक्शन द इक्विलिब्रियम, ध्यान सुनना, द इक्विलिब्रियम लाइज इन द राइट हैंड साइड, द इक्विलिब्रियम lies in the right hand side in case of aldehydes, right, and lies in the left hand side in case of ketones। मतलब क्या हुआ,
इक्विलिब्रियम लाइज इन द राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्शन काफी हो गई उसके बाद इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हुआ या एस्टेब्लिश हुआ। कीटोन्स में रिएक्शन काफी कम हुई और उसके बाद वो तभी वो एस्टेब्लिश हो गया। दोबारा सुनो, इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज इन द राइट हैंड साइड, whereas in case of ketones the position of equilibrium lies in the left hand side। इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड के केस में जब रिएक्शन आपने स्टार्ट की इसके लिए खास तौर से इसकी बात की है, तो उसमें क्या हुआ कि खूब सारी रिएक्शन हो गई, रिएक्शन खूब सारी हो गई, कंप्लीट काफी हो गई, उसके बाद इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हुआ या एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन इन केस ऑफ कीटोन कम रिएक्शन हुई और इक्विलिब्रियम हो गया, यानी कि रिएक्शन मिक्सचर में आपको एल्डिहाइड के केस में प्रोडक्ट्स ज्यादा मिलेंगे और रिएक्टेंट कम। कीटोन के केस में आपको रिएक्टेंट ज्यादा मिलेंगे और प्रोडक्ट कंपैरेटिवली कम मिलेंगे। ये बात है। अब एक राज की बात सुनो, इस कंपाउंड का एक यूज है, वो यूज सुना बच्चे। यूज ये है कि ये जो कंपाउंड होता है ना, राइट, जो सॉल्ट है, इसको आप छान लीजिए, इसको आप छान लीजिए और इसमें कोई सा भी मिनरल एसिड, यहां सुनना, इसमें कोई सा भी आप अगर, ध्यान देता हूं, कोई सा भी मिनरल एसिड अगर आप मिला दें इस कंपाउंड में, अगर आप कोई सा भी मिनरल एसिड मिला दें तो ये आपको कंपाउंड वापस दे देता है, वापस दे देता है सेम कंपाउंड जहां से आपने स्टार्ट किया था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, दोबारा सुनिएगा। इस कंपाउंड में जो कि आपका सॉल्ट है या आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्ट है, इसे छान लीजिए, ठीक है, अब छन जाएगा आराम से। इस कंपाउंड में अगर आपने मिनरल एसिड आपने डाल दिया तो ये आपको वापस वही कंपाउंड देगा जहां से आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूं। देखिए क्वेश्चन, यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ, क्वेश्चन में यहां लिखता हूं, यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल, ठीक, इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर, यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ, बारिश हो रही है वैसे आवाज भी आ रही होगी, चलिए मौसम अच्छा है। यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर, ठीक है, कॉमा, हाउ कैन यू सेपरेट देम आउट, केमिकली। दोबारा बोल रहा हूं, यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर, हाउ कैन यू सेपरेट देम आउट केमिकली। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना होगा, आपको एक बीकर में, ध्यान सुनना, एक बीकर में आपके पास ये तीनों चीजें, एक बीकर में आपको तीनों चीजें, ठीक है। जब आप इसमें आप डालते हैं सोडियम बाइसल्फाइड को, जब आप सोडियम बाइसल्फाइड को इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ रिएक्शन करेगा इससे, सिर्फ इससे। दोबारा बोल रहा हूं कि अगर बीकर में आपके पास ये तीनों कंपाउंड्स हैं और अगर आपने सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड कर दिया तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ उससे रिएक्शन करता है जिस कंपाउंड में आपको मिलता है कार्बोनिल क्लोरीन, सब उसी से रिएक्शन करेगा, सब उससे, ठीक है। जिसमें आपका ये ग्रुप है सब उससे ही रिएक्शन करेगा, और ये ग्रुप किस में है, सिर्फ इथेनॉल में। अब क्या होगा, इसने पकड़ लिया सिर्फ इसको, इथेनॉल को, तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं। रिएक्शन कैसे लिखेंगे आप, या CH3 CHO कर दो, यहां भी क्या हो गया, CH3 ये बन गया, फिर क्या बन गया आपका, ये देखिए CH3 CHO, ये भी क्या आपका CH3 CHO, वापस क्या मिल गया आपको, फिर आपको मिल गया है CH3 CHO। तो हुआ क्या कि जब आपने इस बीकर में आपने इसको डाला तो इसने सिर्फ रिएक्शन की किससे, इथेनॉल से, और क्या बनाया, सॉल्ट। छान दो, ईथर अलग, अल्कोहल अलग, उस सॉल्ट में आपने ऐड क्या किया है, HCl, ठीक है, और आपके कंपाउंड वापस मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है इस रिएक्शन को कंपाउंड को वापस देने का। आई होप आज हमने क्या बात की, बस एक जरा सी आपको रिविजन देता हूं। हमने शुरुआत में ये बात की कि हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हमने शुरुआत इस बात से की थी कि HCN एक वीक एसिड होता है, उसकी पावर बढ़ाई थी बेस देके NaOH। तब CN पे चार्ज, C पे चार्ज नेगेटिव आया था, आराम से अटैक कर गया था। क्या बनाया था, साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि एक ऐसी गलती है NCERT में, उसको बताया क्यों गलती है,
राइट। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सल्फर का न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए फिर हमने कहा कि उसका यूज क्या है। सोडियम बाइसल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट जो होता है, राइट, उसको आप आराम से कोई सा भी मिनरल एसिड दे सकते हैं और उसके बाद आप आराम से वही कंपाउंड ले सकते हैं वापस जिससे वो बना हुआ है। तो अगर किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में अगर आपके पास एक एल्डिहाइड या कीटोन है, ऑफ कोर्स कीटोन की रिएक्टिविटी कम होगी, उसके बारे में भी बात की थी हमने। तो अगर किसी रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं तो एल्डिहाइड्स विल बी मोर रिएक्टिव, वो आराम से उससे एडिशनल प्रोडक्ट बनाएगा और उसके बाद आप उसको मिनरल एसिड दीजिएगा तो आपको वापस वो मिल जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। और इन केस यू हैव गॉट एनी डाउट, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, यू कैन ऑलवेज call me or you can always give your questions on my WhatsApp number. Thank you so much for watching. Take good care of yourself.